स्वागत है आप सभी का राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे विद्यार्थियों, हम राजस्थान का आर्थिक सर्वे पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर 3 की 2 क्लासें हो चुकी है। तीसरी क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं। ये क्लासें आपके लिए आगामी जो भी भर्तियां हैं जैसे आरएस 2023 उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि पिछली भर्तियों में हमने देखा चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हो, चाहे आरएस की एग्जाम हो, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम अभी से इनकी तैयारी कर लें, क्योंकि ये योजनाएं एक दिन में याद नहीं होती है। आप बार बार रिवीजन करेंगे तो जाके आपको ये याद रह पाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये योजनाएं क्लास में ही याद हो जाए, क्योंकि जैसे इनके नाम है वैसे ही इन योजनाओं में प्रावधान किए गए हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज एक नई योजना के साथ में, जिसका नाम है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। देखो, महात्मा गांधी, इसका मतलब ये हो सकता है कांग्रेस सरकार से रिलेटेड हो, इसका मतलब ये राज्य सरकार से रिलेटेड है। ठीक है। दूसरी बात इसमें कहा गया जन भागीदारी, इसका मतलब जनता से आपको सहयोग लेना है, जनता की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। अब देखो, याद करवाता हूं, महात्मा गांधी के नाम से शुरुआत की गई है और जनता का सहयोग लेके आपको ये योजना है क्रियान्वित करनी है। इसका मतलब कुछ सहयोग तो जनता से लेना है और बाकी पैसे गवर्नमेंट खुद दे देगी। तो देखो, आप मान लीजिए गांव में गए और गांव में आपको एक स्कूल में नए भवन का निर्माण करवाना है। तो आप इस योजना के तहत उस भवन का निर्माण कराना चाहते हैं, आप गांव में जाएंगे और चंदा इकट्ठा करेंगे। अब आप चंदा इकट्ठा करेंगे, ऐसे एक बार मान लीजिए सोच लो आप कि सबको आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सहयोग दो, कुछ ना कुछ सहयोग दो। ठीक है, तो आप उनको सहयोग देने के लिए कह रहे हैं। तो अब आपने न्यूनतम उसमें कंडीशन रख दी कि भाई 20-20 रुपए का सहयोग तो प्रति कैंडिडेट, गांव में जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 20-20 रुपए का सहयोग तो करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, न्यूनतम ये है कि इतना सहयोग तो करना ही पड़ेगा, ज्यादा आपकी मर्जी, जितना सहयोग कर सकते हैं आप इस मकान की मरम्मत में या फिर नए भवन के निर्माण में इतना योगदान आपको करना ही है। तो देखो, 20-20 रुपए का वो सहयोग करते हैं। इसका मतलब ये 20-20 मतलब 2020 में शुरू हुई और आपने कहा कि इसके लिए चंदा दो या कहें कि कुछ ना कुछ राशि जरूर दो। तो दो का मतलब हो गया दूसरा महीना, तो दूसरा महीना का मतलब फरवरी। तो फरवरी 2020 में ये शुरू हुई। और देखो, आप स्कूल में भवन का निर्माण करवा रहे, तो स्कूल में गुरुजी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। इसका मतलब गुरु गोलवलकर, ये इस योजना का पहले नाम था और इसी योजना का नाम बदलकर और बाद में महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना MGJVY, महात्मा गांधी जन भागीदारी, वी का मतलब विकास और वाई का मतलब योजना, ये इसका नामकरण कर दिया गया। अब आप साहित्य भूलेंगे, क्योंकि जन भागीदारी तो आपको ध्यान में रहेगा कि महात्मा गांधी और जन भागीदारी विकास करना है, तो ये हो गई महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। आपने कहा था कुछ न कुछ सहयोग दो, इसका मतलब दूसरे महीने अर्थात फरवरी में योजना शुरू हुई है और न्यूनतम राशि 20-20 रुपए का योगदान देना है। इसका मतलब हुआ कि 20-20, तो 2020 में ये शुरू हुई है। और स्कूल के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो स्कूल में होते हैं गुरुजी, तो गुरु गोलवलकर, ये इस योजना का पुराना नाम था और इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया। अब आपको देखो याद रखना है, यह योजना राज्य द्वारा वित्त पोषित है। तो राज्य द्वारा वित्त पोषित का मतलब हुआ कि इसमें जितनी जन भागीदारी आई है उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट भी इसमें पैसा देती है, राज्य सरकार इसमें वित्त पोषण करती है, पैसे देती है। और इसे केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, ये शहर के लिए नहीं है। ग्रामीण विकास चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसी में योजना पढ़ रहे हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है। शमशान या फिर कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण कराना है, तब तो 90% राज्य सरकार से और शेष 10% आपको जन सहयोग से इकट्ठा करना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने गांव से 10,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है, तो आपको फिर उसका 90%, 10% आपने 10,000 रुपए कलेक्ट कर लिए, तो उसका 90% है वो गवर्नमेंट आपको देगी, मतलब 90,000 रुपए आपको गवर्नमेंट दे देगी। 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और 1 लाख रुपए से आप गांव में जो शमशान बना हुआ है उसकी चारदीवारी का निर्माण करवा सकते हैं। अगर आपको स्कूल में भवन का निर्माण करवाना है, या मान लीजिए पानी की टंकी बनानी है, या कहीं बस स्टैंड पे आपको यात्री विश्राम गृह बनाना है, मतलब कोई भी सामुदायिक परिसंपत्ति का निर्माण करना है। ऐसे नहीं कि आप अपने घर पे कुछ बना लो, ऐसा नहीं है। आपको सामुदायिक परिसंपत्ति का निर्माण करना है। परिसंपत्ति का मतलब होता है कोई बिल्डिंग या ऐसी चीज जो दिखने में हमें दिखे, लोगों के काम में आए, ऐसी परिसंपत्ति का निर्माण करना है। तो उसके लिए 70% तो देती है गवर्नमेंट और 30% आपको गांव से कलेक्शन करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए गांव से आपने 60,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, तो 30% का मान हो जाएगा 60,000 रुपए। तो फिर 1% का मान हो गया कितना, 2,000 रुपए। तो फिर 70% का मान हो जाएगा 70 गुना 2,000 मतलब 1,40,000 रुपए। तो 60,000 रुपए आपने कलेक्ट कर लिए गांव से, तो 70% मतलब
उसके हिसाब से 70% कैलकुलेशन हो जाएगी तो 1,40,000 दे देगी गवर्नमेंट। 60,000 आपने कलेक्ट किए गांव से, टोटल हो गए 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए से आप फिर सार्वजनिक परिसंपत्ति का निर्माण गांव में करवा सकते हैं। अब देखो, अगर टीएसपी एरिया है, जो ट्राइबल जो एरिया है, वहां पे गवर्नमेंट 70% की बजाय 80% का योगदान देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ट्राइबल एरिया में 60,000 रुपए इकट्ठे हुए, तो 20% का मान 60,000, तो 1% का मान हो जाएगा 60/20 का मतलब 3,000, तो फिर 80% का मतलब 8 3 24 2,40,000, तो गवर्नमेंट वहां पे 2,40,000 रुपए देगी। ठीक है, ये हमने उदाहरण लिया है। आपको ये अनुपात ध्यान रखना है, अगर शमशान या फिर कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण करना है तो 90%। एक चीज याद रख लो, क्योंकि टोटल है 100 में से बाकी गठा देना वो जन सहयोग से आपको इकट्ठा करना है, तो शमशान की चारदीवारी के लिए 90%, अन्य सामुदायिक परिसंपत्ति का निर्माण करना है तो 70%, और अगर किसी ट्राइबल एरिया में या टीएसपी एरिया में अन्य सामुदायिक परिसंपत्ति का निर्माण करना है तो 80% है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और बाकी आपको जन सहयोग से इकट्ठा करना है। तो ये योजना मेरे हिसाब से तो आपको याद हो गई होगी, बाकी आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको 100% याद रह जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और इसके अलावा सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं। अगली योजना है स्वयं विवेक जिला विकास। देखो, जैसा इसका नाम है स्वयं विवेक, इसका मतलब खुद के विवेक से जिला विकास मतलब जिले में विकास कार्य करने हैं। मान लीजिए जिले में विकास कार्य करने के लिए सबसे बड़े जो अधिकारी हैं वो कलेक्टर महोदय होते हैं, तो कलेक्टर महोदय को लगे कि किसी गांव में या किसी कस्बे में विकास है वो बहुत कम है, तो वहां पे विकास करने की जरूरत है, तो वो स्वयं विवेक से अपने हिसाब से वहां पे सैंक्शन निकाल के मतलब स्वीकृतियां जारी करके विकास कार्य करवा सकते हैं। अब इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये योजना शुरू कब हुई, तो 2005-6 में ये योजना प्रारंभ की गई। अब स्वयं विवेक जिला विकास, इतना ही याद रखना है कि ये वाली योजना 2005-6 में शुरू की गई थी, और इसमें जिला कलेक्टर के माध्यम से कार्य करवाए जाएंगे। जिला कलेक्टर को लगे कि कहीं पे मतलब सार्वजनिक परिसंपत्ति का निर्माण करवाना है, या कोई मान लीजिए पेयजल या फिर नालियों का निर्माण करवाना है, या टूटी फूटी सड़क है उसके पास में मतलब उसकी मरम्मत करवानी, कुछ भी ऐसा कार्य जहां उनको लगे कि ये कार्य करवाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो जिला कलेक्टर महोदय सैंक्शन निकाल सकते हैं। आगे लिखा हुआ न्यूनतम आवश्यकताओं और मौजूदा परिसंपत्तियों को देखते हुए स्थानीय समुदाय की जरूरतों के अनुसार कार्य किया जाता है। मतलब न्यूनतम आवश्यकताओं, जैसे लगे कि ये चीज तो कम से कम होनी ही चाहिए, जैसे किसी गांव में मान लीजिए स्कूल तो है लेकिन उसके चारों तरफ चारदीवारी नहीं है, या फिर स्कूल तो है और उसमें एक ही कमरा है, तो कमरे का निर्माण करवाना न्यूनतम आवश्यकता है। उसको देखते हुए या वहां के स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए फिर प्राथमिकता के हिसाब से फिर जरूरतों के अनुसार कार्य करवाए जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, याद रह जाएगी। आपको केवल इसमें डेट याद रखनी है, स्वयं विवेक जिला विकास। स्वयं विवेक जिला विकास कब से शुरू है, तो 2005-6 से 5-6। ठीक है, अगली योजना है मिशन अमृत सरोवर। देखो, आपने सुना है आजादी का अमृत महोत्सव, जब आजादी मिले हुए 75 ईयर कंप्लीट हुए तब ये अमृत महोत्सव मनाया गया था। तो वैसे ही अमृत सरोवर है, इसका मतलब इसमें 75 जरूर रहेगा। तो ये अमृत सरोवर है, और सरोवर का मतलब होता है तालाब या पानी का जलाशय। ठीक है, और 75 इसका मतलब इसमें 75 का कुछ ना कुछ योगदान है, अमृत से आपको याद रह जाएगा। तो इसमें क्या है, संपूर्ण देश में प्रत्येक जिले में, संपूर्ण देश में और प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर या तालाबों का निर्माण करवाना है। तो इसमें राज्य का लक्ष्य है वो 2475 सरोवर रखा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 75 और यहाँ पे भी 75। अब 75 के हिसाब से पूरे राजस्थान में 33 जिलों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग डाटा यहीं पहुंचेगा, लेकिन इसमें 2475 सरोवर के निर्माण का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा है। तो अमृत याद रह जाएगा 75, इसका मतलब प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है, और 75 डाटा है, इसका मतलब 2475 टोटल अमृत सरोवर का निर्माण राजस्थान में करना है। तो देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर या तालाब का निर्माण, या फिर बने हुए पुराने मान लीजिए कोई तालाब बना हुआ है तो उसका विकास भी इसमें शामिल है। और राज्य का लक्ष्य 2475 सरोवर है, प्रति सरोवर 0.4 हेक्टेयर। देखो ये न्यूनतम है, इसका मतलब इससे बड़ा तालाब भी बनाया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर का तालाब तो होना ही चाहिए। तो अब ये याद कैसे रहेगा, तो यहाँ पे देखो 2475 है ना, 24 है वो 20 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो ये 4 डाटा आपके कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो जाएगा कि 2475, 24 में 4 है, इसका मतलब 0.4 हेक्टेयर जगह होनी चाहिए। और पानी कितना आना चाहिए, तो इसको ऐसे याद रख लेना, मान लेना 100 मीटर तो लंबा तालाब है और 10 मीटर उसकी चौड़ाई कर देना और 10 मीटर उसकी गहराई कर देना।
100 मीटर तो लंबाई कर देना, 10 उसकी चौड़ाई कर देना और 10 उसकी गहराई कर देना, तो इसका आयतन हो जाएगा 100 गुणा 10 गुणा 10, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 100 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। देखो 2 जीरो यहाँ पे 3 और ये 4, टोटल हो गए 4 जीरो, तो 10,000 क्यूबिक मीटर। अब ये क्यूब कैसे याद रहेगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करते हैं तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, ये होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्यूब आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर। और वैसे भी इकाई जो होती है आयतन की वो क्यूब में ली जाती है, इसका मतलब 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता इसमें होनी चाहिए। तो बताओ ये याद हुआ कि नहीं हुआ? 100% याद हो गया होगा। मिशन अमृत सरोवर, अमृत आते ही आपके दिमाग में आएगा 75, तो 75 का टारगेट है प्रत्येक जिले को। अब राजस्थान में कितना लक्ष्य लिया गया है, तो 2400 और 75 का। अब इसमें कितना तो एरिया होना चाहिए, तो 24 है उसमें 4 आता है, इसका मतलब 0.4 हेक्टेयर कम से कम जगह होनी चाहिए। और जल धारण क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो 100 मीटर लंबा तालाब है, 10 मीटर चौड़ाई है, 10 मीटर गहराई है, 100 गुणा 10 गुणा 10 हो गया 10,000 क्यूबिक मीटर जल धारण क्षमता इसकी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया भाई याद। अगला देखते हैं। और हाँ, इसमें ध्यान रखना ये न्यू है, नया है, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार जोड़ा गया है। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में ये नहीं था, इसी बार पहली बार जोड़ा गया है, इसका मतलब इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। और अगली जो योजना है वो भी इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार जोड़ी गई है, पिछले सर्वे में नहीं थी। तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना इसका नाम है। अब देखो नाम से स्पष्ट है, मुख्यमंत्री इसका मतलब राजस्थान सरकार ने चलाई है, क्षेत्रीय विकास इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए चलाई गई है। इसमें आपको एक ही डाटा याद रखना है, 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है और ये नई जुड़ी है, इसका मतलब जस्ट पीछे वाले बजट में इसकी घोषणा हुई थी। पिछला बजट था 2022-23, इसका मतलब पिछले बजट में घोषणा की और अभी ये योजना चालू हुई है, इसका मतलब 2022-23 में ये योजना चालू हो चुकी है। तो बजट घोषणा 2022-23 के अनुसरण में इसमें घोषणा की गई थी, तो इसके अनुसरण में 2022-23 में ये योजना शुरू हुई थी। अब देखो क्षेत्रीय विकास का मतलब होता है कि प्रदेश के दुर्गम या दूरस्थ एवं पिछड़े सहित राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नताओं, आवश्यकताओं तथा संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास करना। तो ये तो केवल लिखने वाली बातें हैं, आपको इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि ये योजना कब शुरू हुई थी, तो 2022-23 में शुरू हुई थी, क्योंकि बजट 2022-23 में इसकी उद्घोषणा कर दी और उसी के पालन में 2022-23 में ये योजना शुरू हुई है। और इसमें बजट कितना है, तो 100 करोड़ का बजट है। ये 100 तो आपको याद रह ही जाएगा, आसान सा है बिल्कुल। और ये बीच वाली बातें हैं, ये आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखनी, क्योंकि ये सब योजनाओं में यही टारगेट रहता है कि प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें विकास करना, जहां पे भिन्नताएं हैं तो उन भिन्नताओं को दूर करने के लिए योजनाएं चलाई जाती है, तो वही बातें लिखी गई है। अगला बिंदु है बायोफ्यूल अथॉरिटी, बायोफ्यूल प्राधिकरण या कहें बायोडीजल प्राधिकरण। तो देखो सबसे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सन 2005 में जैव ईंधन मिशन प्रारंभ किया गया था। देखो सबसे पहले कोई न कोई मिशन है उसकी शुरुआत की जाती है, तो 2005 में तो मिशन शुरू किया गया और उससे जस्ट अगले साल 2006 में जैव ईंधन नीति बनाई गई। रणनीति तैयार करते हैं, जब भी कोई मिशन तैयार किया जाता है तो उसके बाद में उसकी रणनीति भी तैयार करते हैं। तो आप ऐसे याद रख लेना कि पहले मिशन तैयार किया गया 2005 में, उससे अगले साल 2006 में नीति लाई गई और उसके जस्ट अगले साल 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो ये तीन तो आपको डेट याद रखनी है। देखो बायोफ्यूल प्राधिकरण, तो बायोफ्यूल प्राधिकरण में सबसे पहले 2005 में मिशन प्रारंभ किया गया, 2006 में नीति और 2007 में प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि राजस्थान के जो दक्षिण और ये जो पूर्वी जिले हैं इनमें रतनजोत और करंज का उत्पादन हो सकता है और रतनजोत एक ऐसा पौधा है जिससे हम बायोडीजल का निर्माण कर सकते हैं। तो राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं यहाँ पे तो रतनजोत, यहाँ पे तो रतनजोत, और ये जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पे करंज, इसका उत्पादन होने की संभावना पाई गई है। अब ये दक्षिण के जो 12 जिले हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से कौन सा जिला है वो रतनजोत से मतलब संबंधित नहीं है। तो ये दक्षिण के 12 जिले कौन कौन से, चार तो ये हो गए हाड़ौती वाले, कोझा, बाबू, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। ठीक है, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा और ये बूंदी, कोटा से जस्ट ऊपर बूंदी। देखो बूंदी ऊपर तैरती रहती है, इस कारण से कोटा से ऊपर होती है बूंदी। चार तो ये हो गए। उसके बाद में यहाँ देखें तो ये डूंगरपुर है, ये प्रतापगढ़ है और ये बांसवाड़ा, तीन ये हो गए 7। उसके बाद में डूंगरपुर से जस्ट ऊपर इधर देखें तो उदयपुर है और यहाँ पे सिरोही है, तो 2 ये हो गए 9। अब उदयपुर है तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ भी आएगा, ये हो गया 10। चित्तौड़गढ़ के पास में आएगा भीलवाड़ा भी 11 और भीलवाड़ा के इधर आएगा राजसमंद भी, तो ये हो गए 12।
तो ये 12 जिले हैं, आपको इनके नाम ध्यान रखना है। और नाम अगर याद ना भी रहे तो आप क्षेत्र जरूर ध्यान रख लेना कि कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल है। अगर आपको क्षेत्र ध्यान में रह जाएगा तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो 12 जिले वापिस बताता हूँ। 4 तो कोझा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। उसके बाद में 3 ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र वाले। उसके बाद में यहाँ पे उदयपुर और सिरोही पास में। उदयपुर के इधर में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के इधर चले तो भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के पास में राजसमंद। तो ये जिले हैं जो रतन जोत की खेती के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। ऐसे ही करंज के लिए कौन से 8 जिले हैं। तो देखो ये 12 है और ये 8 है। 12 और 8 कितने होते हैं 20, तो याद भी रह जाएगा। ये 12 और इधर 8। 8 में देखो कौन से, तो 3 तो सीधे सीधे ये हो गए सवाई जी धोक, इसका मतलब सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। ये हो गया सवाई माधोपुर, ये हो गया धौलपुर और ये हो गया करौली। उसके बाद में देखो यहाँ पे जयपुर है, तो जयपुर से अगर आप इधर जाए आगरा जाना चाहें तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा जयपुर। जयपुर से आप जाएंगे दौसा, दौसा से आप जाएंगे भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर, 3 ये हो गए। अब भरतपुर है, इसका मतलब अलवर भी साथ में आ जाएगा। अलवर, भरतपुर, ये तो दोनों भाई भाई है, तो अलवर और भरतपुर। अब देखें नीचे कौन सा बच गया, तो नीचे इसके बच गया टोंक। कितने हो गए 1 2 3, तो ये 4 5 6 7 और 8। ये 8 जिले आपको ध्यान रखने हैं। ये करंज के उत्पादन के लिए मतलब इसमें परिस्थिति पाई जाती है, अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। तो दक्षिण राज्य के 12 जिलों में रतनजोत उत्पादन होने की संभावना है और पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों में करंज के पौधारोपण की उपयुक्त परिस्थिति पाई जाती है। उसके बाद में उपलब्धियां देखो, ये जो बायोफ्यूल प्राधिकरण है इसने क्या उपलब्धियां हासिल की है। इसने पहला स्थान प्राप्त किया है, इस कारण से ये उपलब्धियां इंपॉर्टेंट बन जाती है। किसमें पहला स्थान प्राप्त किया है देखो बता देते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, अब मंत्रालय इसका मतलब भारत सरकार का होगा। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल 2019 की अनुपालना में राज्य में बायोडीजल, और ये बायोडीजल कौन सा है B100। देखो डीजल के और पेट्रोल के भाव है वो 100 के पार जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको इसे याद रख लेना है कि B100, बी का मतलब बायोडीजल, 100 का मतलब 100, ठीक है। तो B100 ये बायोडीजल है और इसकी खुली बिक्री मतलब ये आप कहीं पर भी बेच सकते हैं। अगर उत्पादन किया तो बेचना भी पड़ेगा, तो इसकी खुली बिक्री विनियोजित करने के प्रयोजन से राजस्थान जैव ईंधन नियम, देखो 2019 में ही ये अधिसूचना जारी हुई और इस अधिसूचना का पालन करने के हिसाब से राजस्थान में जैव ईंधन नियम 2019 का निरूपण एवं इन नियमों के अंतर्गत बायोडीजल विनिर्माताओं, विनिर्माता का मतलब हो गया निर्माण करने वाले, आपूर्तिकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं फिर उनको बेचने वाले के पंजीकरण का निर्धारण किया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नियमों में बताई गई है, ठीक है। अब देखना राज्य में हाई स्पीड डीजल जो मतलब नॉर्मली जो डीजल चलता है उसमें B100 के सम्मिश्रण हेतु राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 लागू करने और पंजीकरण प्रक्रिया क्रियान्वित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। देखो आप डायरेक्ट गाड़ी में अगर ये जो बायोडीजल डालेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, आपको अन्य जो डीजल है, जो डीजल चलन में है उसमें मिक्स करके फिर इसको गाड़ी में डालना है। तो सम्मिश्रण हेतु राजस्थान में जैव ईंधन नियम 2019 लागू करने वाला और साथ में ये जो प्रक्रिया है विनिर्माता, आपूर्तिकर्ता और खुदरा विक्रेता, तो इनके पंजीकरण के लिए ये नियम 2019 लागू करने वाला देश में पहला राज्य बना है। तो ये इसकी उपलब्धियां हैं। वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। देखो बायोफ्यूल प्राधिकरण सबसे पहले 2005 में मिशन, उसके बाद में 2006 में नीति, 2007 में इसका प्राधिकरण बन चुका है। 12 जिले जो रतनजोत के लिए और 8 जिले जो करंज के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। अब ये जिले आपको याद रह जाएंगे। उसके बाद में इसने क्या उपलब्धि हासिल की है, तो राजस्थान में जैव ईंधन नियम 2019 जैव ईंधन नियम 2019 ये लागू कर दिया गया है और ये लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। अब ये नियम किससे संबंधित है, तो पहला तो ये इससे संबंधित है कि बायोडीजल को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसको मिश्रण करना है, जो चलन में जो डीजल है उसके साथ में मिक्स करना है। दूसरा जितने भी विनिर्माता है उनके लिए और फिर उसके आपूर्तिकर्ता और जो खुद बिक्री करेंगे मतलब खुदरा विक्रेता है उनके लिए पंजीकरण के नियम भी इसमें बनाए गए हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, कंप्लीट हो जाएगा। अगला बिंदु है राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड। देखो नाम है बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, इसका मतलब जितनी भी राज्य में बंजर भूमि है और जितने चारागाह है उनका विकास करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। तो देखते हैं कौन सी जिलों में इसका गठन है। तो राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड को देखो पहले केवल नाम था राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड, बाद में इसका नामकरण चारागाह विकास बोर्ड किया गया। मतलब बंजर भूमि केवल इतना ही था, बाद में इसमें चारागाह को और शामिल कर लिया गया। तो प्रारंभ में राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड को राज्य की बंजर भूमि एवं चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्यों के साथ 22 दिसंबर 2016 को
बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के रूप में पुनर्गठित किया गया। देखो वापिस समझो, बहुत ज्यादा आसान है। पहले क्या था, राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड था। अब उस विकास बोर्ड को चारागाह के विकास की जिम्मेदारी भी देने के लिए पहले तो इसका नाम चेंज किया गया, नाम चेंज करके कर दिया गया राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड। अब ये काम कब किया गया, तो अब याद करना इसकी डेट को, डेट याद करना। देखो मैं सिखाता हूं कैसे। चारागाह है और बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि है तो उसमें आप बुआई करना चाहते हैं, तो आपने बुआई कर दी और उसके बाद में आप आराम से सो गए। देखो बात दी मतलब बात दी, उसको बो दिया और उसके बाद में आप सो गए। ठीक है, देखो कैसे बो दिया मतलब बात दी। अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना कि इस जमीन को तो मैंने बात दी है। बात दी, बा का मतलब हो गया 22, दी का मतलब दिसंबर। देखो बा दी 22 दिसंबर, उसके बाद में आप आराम से सो गए मतलब 16। ठीक है, एक और भी था, उसमें था बीन सो गया। अब बीन कहां सोएगा, तो घर में सोएगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण, देखो गांव में बीन है वो घर में सोएगा, इसका मतलब बीन, इसका मतलब 20, न का मतलब नवंबर, 20 नवंबर 2016। ठीक है, वो थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और ये है बादी, और उसके बाद में सो गया तो बादी, इसका मतलब 22 दिसंबर। और बुआई किसकी की जाती है, जमीन की जाती है, इसका मतलब बंजर भूमि विकास बोर्ड और चारागाह विकास बोर्ड है, उसका गठन की ये डेट है। याद हो गई होगी, ऐसे याद करेंगे तो कोई भी डेट ना तो मिक्स होगी ना भूल पाएंगे, याद रहेगी। और ऑप्शन दिखते ही तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अब देखो इसका पुनर्गठन किया गया, उसके बाद में देखो क्या हुआ कि इस पुनर्गठित बोर्ड को दोबारा से पुनर्गठन किया गया। तो उक्त पुनर्गठित बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन 11 दूनी 22 को किया गया। ठीक है, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 11 दूनी 22 होता है ना, तो 11 दूनी, तो 11 और 2 का मतलब हो गया फरवरी, और 11 दूना कितना होता है 22। 11 फरवरी 2022 को इसका पुनर्गठन कर दिया गया। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है, 11 फरवरी 2022, एक साल हुआ इसको, तो इस कारण से ये आपसे डेट से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। अब ये बोर्ड है वो राज्य के 8 जिलों में है। कौन कौन से 8 जिलों में, तो 4 जिले तो ये वाले कोझा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। 4 जिले ये वाले इधर वाले जो सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से जिले सबसे बड़े हैं, तो देखो आपको के लिखना है। के का मतलब पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके बाद में आप ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके बाद में आप ऐसे लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा जिला आप जानते हैं, सब जानते हैं, जैसलमेर है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन खींची, इसका मतलब ये जैसलमेर। जैसलमेर से आप ऐसे जाएंगे तो कौन सा जिला आएगा, बीकानेर। उसके बाद में कौन सा जिला आएगा, ऐसे जाएंगे तो नीचे की साइड में आएगा बाड़मेर। अब बीच में कौन बच गया, जोधपुर बच गया, तो उसको भी शामिल कर लो, तो ये हो गया जोधपुर। ये 4 जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं राजस्थान में, सबसे बड़ा है जैसलमेर, उससे छोटा बीकानेर, उससे छोटा बाड़मेर, उससे छोटा जोधपुर। तो ये 4 बड़े जिले हैं इसको। और यहाँ पे बंजर भूमि आप जानते हैं इसी साइड में ज्यादा है, ये वाला जो है ना शुष्क मरुस्थल वाला जो इलाका है, यही तो है बंजर भूमि। तो यहाँ पे बंजर भूमि के विकास के लिए इसका गठन किया गया। ठीक है, अब देखो बड़े जिले बता दिए तो छोटे जिले भी बता देता हूं। देखो याद रखना, ऐसे ऐसे का मतलब हो गया सबसे छोटा धौलपुर। अब ऐसे आना आपको, तो इधर कौन सा जिला आता है, दौसा। ठीक है, उसके बाद में देखो ऐसे, इधर ऐसे लाइन खींची, इसके समांतरी लाइन, जब एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ये वाली लाइन खींची ऐसे। अगर आप नक्शे से याद रखोगे तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा और याद करने में आसानी भी रहेगी। तो पहला धौलपुर, फिर उससे बड़ा, मतलब क्योंकि ये सबसे छोटे वाले ले रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, तो धौलपुर सबसे छोटा है। दूसरे नंबर पे छोटा है दौसा, उसके बाद में यहाँ पे डूंगरपुर और ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा नहीं है, ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे डूंगरपुर आ जाएगा और चौथे नंबर पे प्रतापगढ़ आ जाएगा। ठीक है, 3 और 4 ये छोटे जिले हो गए। तो वापिस आते हैं, देखो राज्य के 8 जिलों जिसमें कोझा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में आईटीसी एवं एफईएस ये संस्थाएं हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सर्वे में इनके बारे में इतना ही लिखा गया है, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। आईटीसी एवं एफईएस के समन्वय से, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से इन जिलों में गठित त्रिस्तरीय बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों के सदस्यों एवं संबंधित भागीदारों की क्षमता अभिवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा है। एक तो क्षमतावर्धन करनी है, किसकी क्षमतावर्धन करनी है, इन समितियों से जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं और इसमें जितने भी भागीदार हैं उनकी क्षमता में वृद्धि करनी है और उनको समय समय पर ट्रेनिंग देनी है। तो इनके लिए कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा है, किसके समन्वय से, आईटीसी और एफईएस के समन्वय से। मुख्य बातें इसमें है 2 तो ये डेट और 4 ये जिले। कौन कौन से जिले, तो कोझा बाबू और इधर से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये 4 बड़े जिले और ये हाड़ौती वाले 4 जिले, 8 जिलों में संचालित है। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है।
अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY, सांझी, जिसको सांझी के नाम से प्रसिद्ध किया गया था, सांझी। ठीक है, तो ये जो योजना है वो मोदी सरकार द्वारा चलाई गई और मोदी सरकार जो है उसका कार्यकाल 2024 तक है, वर्तमान सरकार का। तो 2024 तक प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में एक गांव को प्रति वर्ष गोद लेना है। तो कुल मिला के 5 साल के कार्यकाल में 5-5 गांव प्रत्येक सांसद को गोद लेने का इसमें टारगेट दिया गया था। तो 2024 तक प्रत्येक सांसद एक गांव प्रति वर्ष विकसित करेगा, मतलब हर साल एक गांव, तो 5 साल में 5 गांव विकसित करेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर विकास होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत जो इकाई, छोटी से छोटी इकाई है पंचायती राज की ग्राम पंचायत, उसके स्तर पे विकास इसका होना चाहिए। इसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? तो जो ग्राम पंचायत है उसकी आबादी न्यूनतम 3000 और अधिकतम 5000। तो 3000 से लेके 5000 तक की आबादी वाली अगर कोई ग्राम पंचायत है तो उसको गोद लेकर उसके क्षेत्र में विकास करने का इसमें प्रावधान किया गया है। अगर ये ग्राम पंचायत पहाड़ी क्षेत्र में है तो इसमें जनसंख्या 1000 और 3000 के बीच में हो सकती है, न्यूनतम 1000 से लेके अधिकतम 3000 के बीच में हो सकती है। अब इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो वही करेगा भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन है। वापिस रिवाइज करते हैं, देखो सांझी योजना क्या है? SAGY, इसका मतलब सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना भारत सरकार की योजना है, इस कारण से ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है। 2024 तक प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में प्रति वर्ष एक एक गांव गोद लेना है। इस प्रकार से कुल 5 गांव 5 साल के कार्यकाल में उसको गोद लेना है और वहां पे विकास करना है। इसमें कंडीशन ये है कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास करना है और इसमें न्यूनतम जो आबादी है वो 3000 और अधिकतम आबादी 5000। और अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पे आबादी का क्राइटेरिया 1000 और 3000 के बीच में रखा गया है। अब इसकी कॉपी कर ली राजस्थान में। राजस्थान में भी इसकी देखा देख कि अगर सांसद गोद लेता है तो यहाँ के जो MLA है, विधायक है, वो भी अपने क्षेत्र में एक एक गांव गोद लेंगे। अब राजस्थान में 200 विधायक हैं तो मुख्यमंत्री ने सोचा कि 200 गांव का विकास प्रति वर्ष के हिसाब से होगा। लेकिन विधायकों ने क्या किया, जैसे इकोनॉमिक सर्वे की पहली क्लास में व्यू ज्यादा है, उसके बाद में धीरे धीरे व्यू गिरने लगे, वैसे ही यहाँ पे हुआ। पहली साल सब में जोश था तो 200 में से 196 विधायकों ने गांवों को गोद लिया और विकास कार्य किया। लेकिन अगली साल ये मात्र 97 गांवों को ही गोद ले पाए। देखो 96 और 1 होता है 97, ये दोनों जुड़ गए और मात्र 97 गांवों को ही वो गोद ले पाए। इस कारण से इस बार के जो डाटा है वो बहुत ही निराशाजनक थे। इस कारण से इकोनॉमिक सर्वे में उल्लेख ही नहीं किया गया इस योजना का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये योजना आपसे पूछी जाएगी क्योंकि इसका उल्लेख नहीं है। फिर भी अगर पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रख लेना। पहली बार जोश था 196, दूसरी बार 1 में जुड़ गया 96, मात्र 97। ठीक है, उसके बाद में अगली योजना है स्मार्ट विलेज। ये शुरू हुई थी 2017-18 में। अब 17-18 में गवर्नमेंट किसकी थी आप सबको पता है, तो इसके कारण से इसका उल्लेख भी इकोनॉमिक सर्वे में है नहीं। तो 2017-18 में शुरुआत हुई थी और 8000 से अधिक आबादी वाले गांव का चयन करने की इसमें प्रावधान था कि 8000 से अधिक आबादी का कोई गांव है तो उसको स्मार्ट विलेज मतलब सुंदर गांव के रूप में उसको विकसित करना है। इसका उल्लेख भी इस बार वाले इकोनॉमिक सर्वे में नहीं किया गया है। उसके बाद में अगली योजना है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। देखो महात्मा गांधी इसका मतलब वो आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं। महात्मा गांधी है तो वो अच्छे ही विचार देंगे और आदर्श ग्राम बनाना इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बातें आपको अच्छी बताएंगे। अब गांव आपका अच्छा कैसे होगा, तो महात्मा गांधी जी उपदेश देंगे कि भाई आपकी जो संतान है वो गुणी होनी चाहिए, आपकी संतान में गुण होने चाहिए। देखो संतान गुणी, इसी से इसकी डेट होगी संतान और गुणी। संता का मतलब हो गया 27, ने का मतलब नवंबर, गुणी का मतलब 19। तो 27 नवंबर 2019 को ये योजना शुरू हुई थी। अगर मेरी वाली ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो आपकी भी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो प्रत्येक जिले से एक गांव का चयन करना है। इसकी डेट क्या रखी गई है, तो 27 नवंबर 2019 को ये लॉन्च हुई थी, कभी नहीं भूलेंगे। गांधी जी ने क्या कहा, संतान गुणी होनी चाहिए, ये याद रख लेना। इसके बाद में देखो आदर्श ग्राम है तो इसका मतलब आपको अपने गांव पे गर्व भी होना चाहिए। तो मेरा गांव मेरा गौरव, आपके गांव पे आपको गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। तो मेरा गांव मेरा गौरव ये दिवस भी मनाने के लिए उन्होंने कहा। अब संतान इसका मतलब बच्चे हैं, बच्चे मतलब जो बाल दिवस है 14 नवंबर, तो 14 नवंबर के दिन ये वाला दिवस कौन सा, मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। तो गांधीवादी मूल्य और गांधी ज्ञान केंद्रों की स्थापना भी की गई। तो गांधीवादी मूल्यों की प्रचार प्रसार करना है और गांधी ज्ञान केंद्रों की स्थापना इसमें की जानी है। तो इस योजना में मुख्य बात यह है डेट क्या है और इसमें मेरा गांव मेरा गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। देखो नाम से स्पष्ट है रूर्बन, इसका मतलब रूरल प्लस अर्बन। इसमें दो योजनाएं हैं, रूरल प्लस अर्बन। तो रूरल का मतलब हुआ ग्रामीण क्षेत्र, लेकिन उसका डेवलपमेंट करना है अर्बन क्षेत्र के जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ग्रामीण क्षेत्र को चयन करके और उसमें
अर्बन क्षेत्र जैसी सुविधाएं विकसित करना इस मिशन के तहत इसका लक्ष्य है। तो देश भर में 300 क्लस्टरों का चयन का लक्ष्य रखा गया है। क्लस्टर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे निश्चित सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। जैसे हॉस्पिटल की सुविधा है, हाई एजुकेशन की जैसे उच्च शिक्षा जो है, कॉलेज की सुविधा है, ठीक है, वो सारी सुविधाएं जो किसी शहर में होती है उन्हीं सुविधाओं को ग्रामीण स्तर पर लेके आना इस मिशन का लक्ष्य है। इसी कारण से इसका नाम दिया गया है रूरल प्लस अर्बन, मतलब रूरबन मिशन। तो देश भर में 300 क्लस्टरों का चयन किया जाएगा, मतलब 300 ऐसी पर्टिकुलर जगहों को सिलेक्ट करके उनमें विकास किया जाएगा और उनमें शहर जैसी सुविधाएं दी जाएगी। तो राजस्थान के हिस्से में कितनी आएगी, तो 15 क्लस्टर राजस्थान से आएंगे। तो राजस्थान से 15 क्लस्टरों का चयन पूर्ण हो चुका है। 15 हिस्से में आए थे राजस्थान के और उन्होंने 15 क्लस्टरों का चयन कर लिया। लेकिन 2021-22 में, ध्यान रखना, 2021-22 में जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो इसको भी याद कराते हैं, बढ़ा दिया। देखो 15 था, लक्ष्य कितने का था राजस्थान में, 15 का, लेकिन बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो देखो देखो बड़ोदिया, स्पष्ट है, बड़ोदिया मतलब बढ़ा दिया। तो किसको बढ़ा दिया, बड़ोदिया को बढ़ा दिया। अब ये बड़ोदिया कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। तो बांसवाड़ा जो जिला है राजस्थान का, उसमें बड़ोदिया जगह है, उसको 16वें क्लस्टर के रूप में शामिल किया गया है और इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 15 का चयन तो वैसे हो चुका है और ये जो बड़ोदिया है वो कौन सा क्लस्टर है, ये 16वें नंबर का क्लस्टर है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि राजस्थान से 16 क्लस्टरों का चयन पूर्ण हो चुका है और इसका 16वें का कब किया गया, तो 2021-22 में चयन किया जा चुका है। इसका अतिरिक्त चयन किया गया है। फिर लिखा हुआ है ग्रामीण जनसंख्या इसके लिए कितनी होनी चाहिए, तो 25,000 से लेकर 50,000 तक। क्लस्टर का चयन करने के लिए भी शर्तें हैं कि कम से कम इतनी जनसंख्या तो होनी ही चाहिए। तो 25,000 से लेकर 50,000 तक जनसंख्या होनी चाहिए। इसका मतलब बड़ा गांव होना चाहिए, तभी वहां पे सुविधाओं का फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं कि भाई 500 की ढाणी है और वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए जाए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इस कारण से कम 25,000 की जनसंख्या तो होनी चाहिए और ये अधिकतम 50,000 की हो सकती है। ऐसी स्थिति में फिर वहां पे अर्बनाइजेशन जैसी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन अगर वो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र हो या तटीय क्षेत्र हो या फिर जनजातीय क्षेत्र हो, ऐसी कंडीशन में फिर उस क्षेत्र में क्लस्टर के चयन के लिए जनसंख्या है वो 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में हो सकती है, ठीक है। 5,000 से 15,000 के बीच में जनसंख्या हो तो भी इन क्षेत्रों की कंडीशन देखते हुए फिर वहां पे क्लस्टर बनाया जा सकता है। अब ये क्लस्टर बनाता कौन है, तो देखो योजना तो है देश की, लेकिन क्लस्टर का सिलेक्शन करना वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस कारण से क्लस्टर का चयन राज्य सरकार स्वयं करेगी। हर राज्य की सरकार अपने अपने राज्य में क्लस्टरों का चयन करेगी। तो वापस रिवाइज करते हैं, देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। अब इसमें इतना ही ध्यान रखना है, देखो मुखर्जी नगर है दिल्ली में, एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर है जहाँ पे मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ। मुखर्जी नगर में आईएएस की सारी कोचिंग, ज्यादातर कोचिंग है वो मुखर्जी नगर में है। जितने भी आईएएस बनते हैं उनमें अधिकतर जो आईएएस है वो मुखर्जी नगर में पढ़े हुए होते हैं। और एसएससी की जो सबसे बड़ी कोचिंग पहले चलती पैरामाउंट, वो भी वही मुखर्जी नगर में है, तो वहां पे मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। तो ये जो मुखर्जी नगर है वो इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नगर पे ही बसाया गया है। ये वित्त मंत्री रह चुके हैं भारत के, तो इनके नाम पे ये रूरबन मिशन चलाया गया है। तो ये जो रूरबन मिशन है ये देखो क्या चीज है, उस मुखर्जी नगर में जैसे सारी सुविधाएं हैं वैसे ही सारी सुविधाएं किसी गांव में लाने का ये प्लान है। तो ये गांव है और गांव को एक क्लस्टर के रूप में सिलेक्ट करके उसमें शहर जैसी सुविधाएं लाना इस मिशन का मूल लक्ष्य है। अब इसमें जनसंख्या का क्राइटेरिया है वो 25,000 से 50,000 के मध्य है और अगर वो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है या फिर तटीय क्षेत्र है या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र है, ऐसी कंडीशन में फिर वहां पे जनसंख्या का जो क्राइटेरिया है वो 5,000 से लेकर 15,000 के मध्य हो तो भी चलेगा। अब इन क्लस्टरों का जो सिलेक्शन है वो राज्य सरकार करेगी और पूरे देश में 300 क्लस्टर का सिलेक्शन करना है और राजस्थान से 15 क्लस्टरों का सिलेक्शन किया जा चुका है और 16वें का भी लेटेस्ट 2021-22 में बड़ोदिया जो बांसवाड़ा में पड़ता है वहां से चयन किया गया है। इस प्रकार से हमने एक पार्ट कंप्लीट पढ़ लिया है, ग्रामीण विकास। ये अपना अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अब अध्याय तीसरे में दूसरा हिस्सा है पंचायती राज। देखो पंचायती राज क्या है, आप सब जानते ही होंगे कि पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों हुई थी और बगदरी गांव है नागौर में और इसी गांव से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और पंचायती राज है वो प्रशासन के एक तृतीय स्तर के रूप में उभर के आया। अब ये जो पंचायती राज संस्था थी शुरुआत में इसका संविधान में उल्लेख नहीं होने के कारण से ये संवैधानिक ढांचा नहीं था, मतलब संविधान में इसको इतनी मान्यता नहीं थी। लेकिन बाद में जब सचिन तेंदुलकर का बर्थडे था या ऐसे माने कि उनके जन्म दिवस के अवसर पे 24 अप्रैल को 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मतलब 73rd
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CAA, ठीक है, इसके द्वारा 24 अप्रैल 1993 को इस पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसे प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट, पंचायती राज। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पंचायती राज क्या है। वैसे देखें तो संविधान में अनुच्छेद है 243, उसमें जो 243 का हिस्सा है जी, उसमें दिया गया है कि पंचायतों की क्या तो शक्तियां होती है। अब अगर किसी को आप शक्ति देंगे तो उसको शक्ति का वो सदुपयोग करे, इसके लिए आप उसको कुछ जिम्मेदारियां भी दे देंगे, कुछ कर्तव्य दे देंगे और शक्तियों का वो सही सदुपयोग कर सके इसलिए उनको अधिकार भी दे देंगे। तो इसमें देखो 243 जी में पंचायतों की शक्तियां हैं, अधिकार है एवं कर्तव्य है। ठीक है, तो अधिकार, कर्तव्य और शक्तियां 243 जी में है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 था, जिसको 1994 में संशोधित कर दिया गया। और ये जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है, इसको 2 साल बाद में 1996 में लागू कर दिया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो पंचायती राज विभाग है उससे संबंधित कौन सा अधिनियम है। तो जो मूल अधिनियम है वो है पंचायती राज अधिनियम 1953, लेकिन इस 53 के अधिनियम में बहुत सारी खामियां थी, मतलब ये पुराना हो गया था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस समय का ये बना हुआ है, तो काफी समय हो चुका था। उस सन 1994 में इस अधिनियम में काफी संशोधन किए गए और उसके बाद में 1996 से नया अधिनियम जो 1994 के नाम से जाना जाता है, वो अधिनियम 1996 में लागू कर दिया गया। अब देखो राजस्थान में 33 जिले हैं, तो 33 जिले हैं तो हर जिले की एक जिला परिषद भी होती है जो पंचायती राज विभाग को संभालती है, या कहें पंचायती राज विभाग के जितने भी कार्य होते हैं वो जिला परिषद के माध्यम से होते हैं। तो जिला परिषद में हर जिला कलेक्टर के ऑफिस के बगल में या ऑफिस के आसपास कहीं जिला परिषद का ऑफिस भी होता है, और जितने जिले हैं उतनी ही जिला परिषदें हैं। उसके बाद में देखो 355 है पंचायत समितियां। पंचायत समिति लगभग एक उपखंड के बराबर होती है, या अपन कहें जो एसडीएम ऑफिस होता है, एसडीएम ऑफिस के दायरे में जितना क्षेत्र आता है लगभग उसके बराबर सी की जो पंचायत समितियां हैं उसके क्षेत्र में गांव आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी उपखंड में 100 गांव आते हैं, तो लगभग 100 गांव ही एक पंचायत समिति में आएंगे। हालांकि ये जरूरी नहीं कि जो उपखंड हो उसी में वो पंचायत समिति हो, अलग अलग भी क्षेत्र हो सकता है, लेकिन लगभग बराबर होता है। ऐसे ही देखो 11,266 ग्राम पंचायतें हैं। जैसे एक ग्राम पंचायत में कई जगह छोटे मोटे 3 गांव होते हैं, कई जगह 4 गांव, कई जगह 5 गांव, तो 3, 4 या 5 गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। और एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच बैठता है और साथ में एक ग्राम विकास अधिकारी भी बैठता है, और वहां पे एक ऑफिस बना रहता है, ग्राम पंचायत ऑफिस। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में लेटेस्ट है डाटा, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो पिछले सर्वे में 352 पंचायत समिति ही थी, लेकिन 3 पंचायत समितियां बढ़ा दी गई है, तो मैंने बढ़ी हुई संख्या लिखी है, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये लेटेस्ट है। फरवरी 2023 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उस इकोनॉमिक सर्वे में 355 पंचायत समितियां लिखी गई है, 11,266 ग्राम पंचायत लिखी गई है। अब ये याद कैसे रहेगा, तो देखो जिले 33 है ना, तो 33 संख्या याद रह जाएगी, ऐसे ही 55 भी याद रहेगा, ऐसे ही 66 भी याद रहेगा। देखो 3-3 मतलब रिपीटेशन है, 5-5 6-6, 33 तो क्या है, जिला परिषद है। अब पंचायत समितियां कितनी होगी, तो 355 है, 355 हो गई पंचायत समितियां। अब गांव आपको याद रख लेने की 11,000 के लगभग है, एक आइडिया रख लेना 11,000 और कुछ। ठीक है, तो 11,266 गांव है। ये लास्ट वाले अगर डाटा याद रह जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑप्शन दिखेगा आप टिक कर देंगे। और इनकी संख्या में सरकार घोषणाओं के माध्यम से या कहीं बजट के माध्यम से वृद्धि भी कर देती है, कमी तो इनमें करेगी नहीं, बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये डाटा आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। अगर मान लीजिए इनकी ग्राम पंचायतों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है तो फिर वो अपन करंट जीके पढ़ ही रहे, और अगर कोई नई ग्राम पंचायत का गठन होता है तो वो हम करंट जीके के माध्यम से इसमें और ऐड कर लेंगे। अब जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको कार्य करने के लिए पैसों की आवश्यकता भी पड़ती है, तो ये पैसे कौन देगा, और ये जो पैसे केंद्र सरकार अगर देती है तो कितने रुपए देती है, इसके लिए कोई ना कोई आयोग तो होना ही चाहिए। इसके लिए होता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और भारत में 15वां वित्त आयोग है, वो गठित हुआ है वर्ष 2021-22 से लेके और 2025-26 के लिए 5 वर्षों के लिए एनके सिंह की अध्यक्षता में 5 साल के लिए 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। अब इस वित्त आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि केंद्र सरकार अपने कर राजस्व मतलब टैक्स रेवेन्यू का
41%, 41% राज्यों को देगा। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार के पास में 100 रुपए टैक्स के रूप में आया है, रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। रेवेन्यू का मतलब होता है सरकार की आय। तो टैक्स के रूप में 100 रुपए सरकार को प्राप्त हुए हैं, तो ये कहलाएगा टैक्स रेवेन्यू। तो इसमें से 41 रुपए वह राज्यों को बांट देगा। अब जितने भी राज्य हैं सबको 41 रुपए मिला के ये बांट देगा। 41 रुपए बांटे, अब 1 रुपया इसको एक्स्ट्रा देना है जम्मू कश्मीर को, क्योंकि ये नई नई दुल्हन है। जैसे नई नई दुल्हन होती है तो उसको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ घर में सम्मान दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर नया नया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो इसके विकास के लिए 1% एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी 41% है वो सारे राज्यों को मिला के दिया जाएगा। तो ये इसने सुझाव दिया वित्त आयोग ने, जिसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह, और ये 15वां वित्त आयोग है जो 2021-22 से लेके 2025-26 तक प्रभावी रहेगा। अब इसने क्या किया, अनुशंसित अनुदान का मतलब अनुशंसा की। अनुशंसा का मतलब होता है डिजायर करना। जैसे कोई एमएलए या एमपी डिजायर करता है कि इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ लगाना है, मैं इसकी अनुशंसा करता हूँ, वैसे ही ये वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि इतने रुपए, 41 रुपए राज्यों को आपको देने हैं। तो इसने जितने भी राशि का या अनुदान का अनुशंसा करी है, उसमें से 40% तो बेसिक अनटाइड अनुदान होना चाहिए। देखो, एक होता है टाइड, टाइड का मतलब होता है बांधना, टाई, TIE, टाई यानी बांधना, और वैसे भी टाई है वो गले में बांधी ही जाती है, तो टाई का मतलब होता है बांधना, तो टाइड का मतलब है बंधा हुआ। अब 60% है वो तो है टाइड अनुदान, मतलब आप बंधे हुए हैं। अर्थात जैसे केंद्र ने 41 रुपए दिए, तो इस 41 रुपए को अपने आप में 100% अगर हम मान ले, या कहें राज्यों को जितनी भी राशि प्राप्त हुई है उसको टोटल 100% मान ले, तो हम उस 100% के दो हिस्से करेंगे, 60 और 40, 60-40 दो भागों में इसको बांट देंगे। अब इसमें से 60% जो है, या कहीं जो ज्यादा है, उसमें हम बंधे हुए हैं, मतलब राज्य है वो बंधा हुआ है, उसको निश्चित चीजों पर पेमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे वेतन है तो कर्मचारियों का वेतन उसको देना ही पड़ेगा, हर कंडीशन में देना ही पड़ेगा। प्रशासनिक व्यय जो है उसमें भी राज्य बंधा हुआ रहता है, उसमें कमी बढ़ोतरी नहीं कर सकता है, कमी कर सकता है, बढ़ोतरी नहीं कर सकता। इसका मतलब वेतन हुआ, प्रशासनिक व्यय, ये हो गए टाइड अनुदान, अर्थात इसमें बंधा हुआ है राज्य, इतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो 60% तो करना है बेसिक टाइड अनुदान के रूप में खर्चा, और बचा हुआ जो 40% है वो है अनटाइड। इसका मतलब वो अपने हिसाब से कहीं पर भी विकास कार्यों में पैसे खर्च कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेसिक अनटाइड अनुदान क्या होता है। तो देखो, बेसिक अनटाइड अनुदान का मतलब है कि वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोड़ दिया जाए, तो जो स्थानीय आवश्यकताएं रहती है, जैसे स्ट्रीट लाइट है, पानी की व्यवस्था है, जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे स्ट्रीट लाइट है, प्रकाश व्यवस्था है, सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराना है, स्कूल के खेल मैदान है उनका निर्माण कराना है, शमशान आदि का रखरखाव कराना है, इसमें और भी काफी सारे कार्य हो सकते हैं। तो ये बजट में, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में लिखे गए थे, तो मैंने आपको बता दिए कि ये कार्य ऐसे हैं जिसमें सरकार अपनी मन मर्जी से पैसे खर्च कर सकती है। तो इनमें 40% पैसा है वो अनटाइड अनुदान के रूप में खर्च करना है। बाकी जो 60% है उसमें सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, खर्च करने हैं तो करने ही पड़ेंगे। अब ये जो बेसिक टाइड अनुदान है, टाइड का मतलब बंधा हुआ है, इसमें 50-50 मतलब इस 60 के भी दो हिस्से कर लेना। अगर यहाँ पे 100 रुपए है तो 100 में से 40 तो कहीं पर भी खर्च कर दिए इन कार्यों में, बच गए 60 रुपए। 60 के भी दो हिस्से करने, मतलब 30 रुपए यहाँ पे और 30 रुपए यहाँ पे। तो ये जो 50% है वो इसी बेसिक टाइड अनुदान का, और ये 50% भी इसी बेसिक टाइड अनुदान का। मतलब बेसिक टाइड अनुदान को दो हिस्सों में बांटना है। एक हिस्से में तो कौन कौन से आएंगे, तो स्वच्छता और खुले में शौच मुक्ति की स्थिति बनाए रखना। देखो, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसके तहत एक तो आपको स्वच्छता बनाए रखनी है, जैसे शहरों में सफाई का कार्य, और दूसरा खुले में शौच मुक्ति। अभी वर्तमान में भारत जो है वो लगभग ODF घोषित हो चुका है, मतलब खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित हो चुका है। तो उसकी जो स्थिति, वर्तमान स्थिति, उसको बनाए रखना। अगर आप बार बार इसमें पैसे खर्च करते रहेंगे, मतलब जगह जगह पे शौचालयों का निर्माण करवाते रहेंगे, उनकी साफ सफाई करवाते रखेंगे, रख रखाव बनाए रखेंगे, तब तो ये चलता रहेगा, नहीं तो फिर से वही पुरानी वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये जो स्थिति वर्तमान में है स्वच्छता की और खुले में शौच मुक्ति की जो स्थिति है, उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए भी आपको 50% राशि है वो खर्च करनी है। किसमें से, जो बेसिक टाइड जिसमें आप बंधे हुए हैं उसमें से 50%। बाकी जो 50% है बुनियादी सेवाओं, जैसे पेयजल की आपूर्ति, शहर में मान लीजिए पेयजल की आपूर्ति करनी है, जल संचयन मतलब जल को इकट्ठा करना है, जल पुनर्चक्रण, इसका मतलब जो वेस्टेज जल है या जो बारिश का जल है उसको रिसाइकिल के माध्यम से, मतलब या तो वापस उसको शुद्धतम रूप में लाके यूज करना, या फिर भूमिगत जल के रूप में उसका संचयन करना। तो जल से संबंधित जो भी योजनाएं हैं
उसमें 50% आपको खर्च करना ही होगा। तो ये हो गया भाई 15वां वित्त आयोग। वापिस एक बार समझते हैं। देखो 15वां वित्त आयोग ये बताएगा कि आपको कितना अनुदान राज्यों को देना है। सबसे पहली बात तो 100 में से 41 रुपए आपको राज्यों को देना है, 1 रुपया नई दुल्हन को देना है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो 41 और 1 हो गया 42% हिस्सा है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के चला जाएगा। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एन के सिंह थे। ये वित्त आयोग कितने नंबर का है? तो 15वें नंबर का है। और ये वित्त आयोग कब से लेके कब तक प्रभावी रहेगा? तो ये 2021-22 से लेके 2025-26 तक प्रभावी रहेगा। देखो 21 में यहाँ पे 25 हो गया, 5 बढ़ गए है ना, 4 जोड़ दो तो 25 तक हो गया। तो 21 से और 25 तक है, इसका मतलब 21 भी शामिल होगा, 25 भी शामिल होगा, तो 5 साल हो गए। 21, 22, 23, 24 और 25, इस कारण से 5 साल हो गए। तो ये 5 साल तक है इसका गठन किया गया है। ठीक है, इसमें और कौन कौन सी बातें हैं? इसमें जो अनुशंसित अनुदान है उसका 60% तो टाइड अनुदान के रूप में और 40% है वो अनटाइड अनुदान के रूप में यूज करना है। अनटाइड अनुदान कौन सा होता है? तो अनटाइड का मतलब होता है जिसमें आप बंधे हुए नहीं है। तो जैसे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, प्रकाश व्यवस्था है, ठीक है, और सार्वजनिक भवनों, स्कूल के जो भवन है उनके रख रखाव, शमशान है उसकी चारदीवारी का रख रखाव है, तो ये आ जाते हैं अनटाइड में। बाकी जो टाइड है, टाइड अनुदान में वेतन, प्रशासनिक व्यय, जैसे ये प्रशासनिक व्यय की श्रेणी में आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्वच्छता और खुले में शौच मुक्ति स्थिति बनाए रखने के लिए आपने कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा है, तो उनको वेतन भी देना पड़ेगा, तो आपको हर महीने उनका वेतन का भुगतान करना ही पड़ेगा, तो आप बंधे हुए हैं। तो बेसिक जो टाइड अनुदान है उसके भी 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा है वो तो स्वच्छता और स्वच्छता से रिलेटेड ही है, खुले में शौच मुक्ति की जो वर्तमान स्थिति है उसको बनाए रखना, और दूसरा इसमें जो है वो पेयजल से संबंधित है, जैसे पेयजल की सप्लाई करना, पेयजल का संरक्षण मतलब उसका संचयन करना, और पुनर्चक्रण की जो प्रोसेस है उसमें आपको 50% है वो खर्चा करना है। ऐसे ही देखो एक वित्त आयोग होता है राज्य के लिए। अब हम पढ़ते हैं राज्य का मतलब राजस्थान राज्य का वित्त आयोग। अब राज्य का 6वां राज्य वित्त आयोग गठन हो चुका है। राजस्थान में 6 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, और लेटेस्ट अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 6 नंबर का मतलब 6वां वित्त आयोग है, जिसका गठन 2020-21 से 2024-25 तक किया गया है। तो ये भी 5 साल के लिए गठित हुआ है, 20-21 से लेके और 24-25 तक। ठीक है, तो इसमें देखो इसने क्या प्रावधान किए हैं, क्या अनुशंसाएं की है। इसने वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की है कि राज्य का जो शुद्ध कर राजस्व है, जो टैक्स रेवेन्यू है, शुद्ध मतलब जो नेट टैक्स रेवेन्यू है, उस नेट टैक्स रेवेन्यू में से 7.25%, याद रखना 7.25%, मतलब 6.75% राशि है वो इन 2 निकायों को दी जाएगी, जिसमें एक होगा पंचायती राज और एक होगा नगरीय निकाय। अब इन जो 2 निकायों है इनको टोटल जो 6.75% राशि मिली है वो जनसंख्या के अनुपात में मिलेगी। आपको पता ही है कि राजस्थान की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका प्रतिशत है 75.10, मतलब 75.10%, 75.10%, जबकि शहरी जो जनसंख्या है वो 24.90% है। तो जहां पे जनसंख्या ज्यादा तो उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, और जहां जनसंख्या कम है तो उसको कम पैसे मिलने चाहिए। तो गांव की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण से जो पंचायती राज संस्थाएं हैं जो गांव के विकास के लिए कार्य करती है, इन्हें जनसंख्या के अनुपात में 75.10% अनुदान मिलेगा, और बाकी जो 24.90% है वो नगरीय निकायों को मिलेगा। अब ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इसमें भी 3 स्तर है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें सबसे ऊपर है जिला परिषद जो एक जिले में एक होता है, उसके बाद में होती है पंचायत समितियां, और उनके नीचे होती है ग्राम पंचायतें। तो आपको पता है जिले में एक जिला परिषद है, तो एक जिला परिषद को कम ही राशि चाहिए तो केवल मिलेंगे 5%, मतलब यहाँ पे जो 6.75 है उसका 75.10% इनको मिलेगा, और इसमें से भी 5:20:75 में बांट दिया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए पंचायती राज संस्थाओं को 100 रुपए मिले हैं, तो इन 100 रुपयों को वह जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में बांटेगा। जिला परिषद अपने पास में रखेगा 5 रुपए, और जितने भी जिले में पंचायत समितियां हैं उनको देगा 20 रुपए, और बाकी जो 75 रुपए बच गए वो सारी ग्राम पंचायतों को बांट दिए जाएंगे। इनका अनुपात आरएस प्री में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना इनका अनुपात वापिस भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना कोई भी एग्जाम हो आगे की तो उसमें ये अनुपात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जो 6वां वित्त आयोग है उसने कितने प्रतिशत की अनुशंसा जो निकाय है उनके लिए करी है, तो 6.75, 7.25 याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। 7.25% किसका? जो नेट जो टैक्स रेवेन्यू है, शुद्ध कर राजस्व है, मतलब सरकार की जो टैक्स के माध्यम से नेट आय है, नेट का मतलब हो गया कि टैक्स कलेक्ट करने में जितनी आय खर्च होगी उसको निकाल दो, उसके बाद में जो शुद्ध आमदनी बच गई उसका 7.25% है वो इन दोनों निकायों को देना है।
अब इन दोनों निकायों में जो 7.25 है वो किस अनुपात में बटेंगे, तो वो जनसंख्या के अनुपात में बटेंगे। तो इधर है गांवों की जनसंख्या 75.10 और शहरों की 24.90, तो इसी अनुपात में वो 7.25 बढ़ जाएंगे। अब गांव के पास में ग्रामीण जनसंख्या के लिए जो जिला परिषद है उसके पास में मान लो 100 रुपए आए हैं, तो 5 रुपए वो खुद रखेगी, 20 रुपए देगी पंचायत समिति को और बाकी बचे हुए 75 रुपए ग्राम पंचायतों में बांट देगी। अब यहाँ पे जो भी निकाय है, जैसे जिला परिषद के पास में मान लो ये 5 रुपए आए, तो उसका भी अलग अलग डिवाइडेशन उसको करना है। ऐसे ही पंचायत समिति के पास में जो 20 रुपए आए हैं उसको वो कहां कहां खर्च करेगी, और ऐसे ही ग्राम पंचायत के पास में जो 75 रुपए आए हैं उसको वो कहां कहां खर्च करेगी, इसका भी दिया हुआ है। तो अनुदान की 55% जो राशि है वो मूलभूत एवं विकास कार्यों हेतु खर्च करनी है। सबसे ज्यादा खर्च करना है मूलभूत, और जो विकास की कार्य है, विकास योजनाएं है, उसमें उसको खर्च करना है। तो मूलभूत, और मूलभूत का मतलब हो गया जो बेसिक नीड्स है, जिनके बिना तो जीवन यापन करना है वो मुश्किल हो जाता है, वैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करना है। तो 55% तो ये हो गया। अब देखो 55 और 5, यहाँ पे पहले ये याद कर लो, 55 और 5। अब देखो ये 55% राशि खर्च करनी है विकास कार्यों के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जनता को पता नहीं होता कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, और प्रचार के अभाव में जनता है उसका लाभ नहीं उठा पाती है। आपने देखा होगा सरकार के जो सरकारी कार्यालय है उनके द्वारा, या हम कहें कि सरकार के द्वारा खुद इन योजनाओं का प्रचार भी किया जाता है। तो 5% राशि प्रचार में खर्च करनी है, या अपन कहें कि विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यों की क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए, मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए। कई बार जैसे मतलब सम्मानित भी किया जाता है ग्राम पंचायतों को, कई बार एड दिलवाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इन कार्यों के क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए 5% राशि खर्च करना अनिवार्य है। तो 55 ये हो गया, 5 ये हो गया, 55 और 5 हो गया 60, बच गया 40। अब ये जो बचा हुआ 40 है वो राष्ट्रीय एवं राज्य की जो प्राथमिकता की योजनाएं हैं उनके लिए खर्च करना है। मतलब राष्ट्र की कोई योजना है या फिर राज्य सरकार की कोई योजना है और उस योजना को प्राथमिकता से लागू करना है, ऐसी कंडीशन में उस योजना के लिए 40% राशि यूज करनी है। तो कुल मिला के 95% जो राशि है वो तो इन्हीं में खर्च हो जाएगी, 5% राशि है वो इनके क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए खर्च करनी है। वापिस एक बार देखो, रिवाइज करते हैं। 6वें राज्य वित्त आयोग ने क्या कहा कि राज्य का जो टोटल नेट या कहें शुद्ध कर राजस्व है उसका 7.25% वह 2 निकायों को देगी। अब इसमें 2 निकाय कौन कौन से हैं? एक तो है नगरीय निकाय और दूसरा है जो ग्रामीण निकाय, जिसको आप कहते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज संस्थाओं को देगी। अब ये जो 7.25% है इसको भी वो जनसंख्या के अनुपात में बांटेगी। गांव की जनसंख्या 75.10% होने के कारण से वो 75.10% राशि है पंचायती राज संस्थाओं को देगी, और 24.90% राशि है वो शहरी निकायों को देगी। अब जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें भी 3 स्तर है, जो एक है जिला परिषद, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद को मिलेंगे 5%, 20% पंचायत समितियों को और बाकी बचा हुआ 75% है वो ग्राम पंचायतों को मिलेगा। अब जिला परिषद हो चाहे पंचायत समिति हो चाहे ग्राम पंचायत हो, इनको जो भी आय मिली है उसको भी वो अलग अलग हिस्सों में खर्च करना है, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसने कहा कि 55% जो राशि है उसको जो मूलभूत और जो विकास के कार्य है उसमें खर्च करना है, और 5% इसके प्रोत्साहन के लिए, मतलब इसके प्रचार प्रसार में, अपन कहें कि ये जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए 5% राशि खर्च करनी है। उसके बाद में बच गया 40%। तो 40% है वो राष्ट्र की कोई योजना है या फिर राज्य की कोई योजना है, इन योजनाओं के लिए खर्च करना है। प्राथमिकता की जो योजनाएं हैं उन हेतु खर्च करना है। तो इस प्रकार से ये 6वां वित्त आयोग है वो भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कंटिन्यू आप जुड़े रहें और अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको राजस्थान का सबसे बेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और अपनी कोशिशों पे खरा भी उतरूंगा। धन्यवाद।